हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों, आज है सितंबर 30, थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। पर देख लेते हैं हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधा फ्रंट पेज से शुरुआत करते हैं। फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आपको पता है कि पंजाब में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, अमरिंदर सिंह ने पहले रिज़ाइन किया, उसके बाद पंजाब के चीफ जो सिद्धू जी थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। तो पहले पेज पे पहली न्यूज़ यही है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल कोई भी बनेगा, कोई एडिटोरियल वगैरह आएगा तब इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, मिड डे मील स्कीम इज नाउ PM पोषण, प्री प्राइमरी चिल्ड्रन विल बी कवर्ड। देखिए क्या कर रहा है, मिड डे मील स्कीम जो है वो इंडिया में 1995 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। हालांकि उससे पहले भी कहीं लोकल जगह पे हुई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो 1995 में इसको शुरू किया गया था, जिसमें जो स्कूल के बच्चे होते थे उनको, जो 1 से लेके 8वीं तक के बच्चे होते थे, उनको मिड डे मील दिया जाता था, लंच दिया जाता था उनको, और उनको भाई एकदम पका हुआ हॉट मील उनको दिया जाता था। लेकिन अभी सरकार ने इस स्कीम को चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नया नाम होगा PM पोषण। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया है। इसमें हम लोग सिर्फ 1 और 8th के लिए नहीं, बल्कि जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं, मतलब प्री प्राइमरी स्कूल में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। और ये स्कीम अभी फिलहाल सिर्फ 5 साल के लिए चलाई गई है। 5 साल के बाद इसको देखते हैं, दोबारा से इसको रिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना है, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है और एजुकेशन लेवल को भी इम्प्रूव करना है, तो थ्रू दिस PM पोषण स्कीम। ठीक है, चलिए इसके बारे में 1-2 दिन में एडिटोरियल आने वाला है, तो डेफिनेटली उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। अगला जो हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपना पेज नंबर 8 की तरफ। देखिए फिर से यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ये आप ये कर सकते हो, चॉपर्स, एमओ एंड मिसाइल्स। गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए का नया प्रोक्योरमेंट, मतलब वो हथियार वगैरह को प्रोक्योर करने वाली हैं, तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये भी हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधा पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, इंडिया UK लाइकली टू अनाउंस ग्रीन ग्रिड एट COP26 समिट। देखिए अभी COP26 होने वाला है, कहाँ पे, ग्लासगो में होने वाला है। तो इस टॉपिक को हम लोग कई तरीके से कवर कर सकते हैं। GS पेपर 3 में आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से कर सकते हैं। GS पेपर 2 में भी आप इसको कवर कर सकते हो जब आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो। तो ग्लासगो में होने वाला है। इंडिया ने एक बड़ा ही यूनिक तरह का एक आइडिया पेश किया था कुछ साल पहले, जब इंडिया में पेरिस अग्रीमेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 2015 में। एक प्रोग्राम था जिसका नाम था वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, जिसे ओसोवो कहा जाता है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इसका आइडिया मिस्टर मोदी जी ने ही प्रपाउंड किया था 2015 में, जब वो पेरिस अग्रीमेंट में करने के लिए गए थे। इसका मेन मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया में एक सोलर ग्रिड बनाया जाएगा और जिसको भी पावर चाहिए, तो जिस भी कंट्री को पावर चाहिए वो सोलर ग्रिड से पावर ले सकता है, क्योंकि इंडिया ने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हुआ है। तो इसके तहत इंडिया जो है कुछ कंट्रीज के साथ मिलके इसको भी करने वाला है। इंडियन सोलर अलायंस जो भी मतलब अभी जो COP26 होगा, तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जब मीटिंग होगी, तो यहाँ पे इस वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में भी चर्चा की जाएगी। ब्रिटेन इसको ग्रीन ग्रिड के नाम से जानता है, इसको इंडिया वन सन वन वर्ल्ड के नाम से जानता है। ब्रिटेन में सेम स्कीम का नाम ग्रीन ग्रिड कहा जाता है, जिसमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ पे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये जब बिजली प्रोड्यूस करेंगे सोलर पावर प्लांट वगैरह का यूज़ करके, उसको दूसरी कंट्री भी एक्सेस कर सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2050 तक नेट ज़ीरो अचीव करना है। और नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विंड या सोलर से एनर्जी लें। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है, क्या कहती है? अगली न्यूज़ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू क्रैकर मेकर ओवर रिपोर्ट ऑन द यूज ऑफ बैंड केमिकल्स। देखिए कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बैन लगा दिया था कि दिवाली वगैरह के समय पे आप लोग फायर क्रैकर मत जलाइए, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे एक टॉक्सिक केमिकल की जिसके बारे में एक खास बात की गई है, उसका नाम है बेरियम।
बेरियम एक तरह का टॉक्सिक केमिकल होता है जो आपके फायर क्रैकर्स होते हैं ना, इसमें जो ग्रीन कलर नजर आता है आपको फूटने के बाद, वो ग्रीन कलर बेरियम की वजह से ही नजर आता है। हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमारे नेचर में बेरियम फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है। इस रीजन की वजह से बेरियम का और भी कई जगह पे यूज किया जाता है, जैसे रैट पॉइजनिंग में इसका यूज किया, जो रैट पॉइजन होता है ना, मच्छर चूहे मारने की दवाई, सॉरी चूहे मारने की दवाई होती है, उसमें भी बेरियम का यूज किया जाता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब आप इमेजिन करिए जब बेरियम का यूज आप फायर क्रैकर के अंदर करोगे तो कितना ज्यादा एक्सप्लोजिव होगा और कितना ज्यादा वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली ओल्ड एज पीपल के लिए और बच्चों के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे अस्थमा वगैरह। तमिलनाडु में भी इसको बैन किया गया था, लेकिन अभी एक सीबीआई ने इंक्वायरी करके ये पता लगाया है कि तमिलनाडु में धड़ल्ले से जो फायर क्रैकर्स बिक रहे हैं उसमें धड़ल्ले से बेरियम का यूज हो रहा है। तो लेट्स सी इसके आगे जो है वो क्या रहने वाला है, लेकिन बेरियम के बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए अगली बात करते हैं नीपा एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं। नीपा जो है वायरस केरला में पाया गया था पिछले कुछ समय में, लेकिन खैर अभी यहाँ पे कई दिनों से केस नहीं आए हैं। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में जिसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने अभी एक सर्वे किया था। इन्होंने कुछ बैट्स के सैंपल लिए थे, बैट्स मतलब चमगादड़, उनके सैंपल लिए थे और उसके सैंपल में इन्होंने ये पाया कि इन चमगादड़ों का जो खून है, मतलब इनकी बॉडी में जो है एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं। और एंटीबॉडी आपकी बॉडी में तभी डेवलप हो चुकी होती हैं जब आपको इन्फेक्शन हो गया हो, आप रिकवर हो गए हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नीपा वायरस है वो डायरेक्टली बैट से आया है, इस बात का प्रूफ है। देखिए जो नीपा वायरस एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज वो होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। हाँ, जैसे जैसे HIV एड्स हो गया या जो आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आपका कोरोना वायरस हो गया, ये सब जूनोटिक डिसीज होते हैं। एक स्पेशल तरह का वैरायटी है जिसे कहा जाता है टेरोपस। ये इसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, मतलब ये एक तरह की वैरायटी होती है आपकी बैट की जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, जिससे आपको नीपा वायरस हो सकता है। नीपा वायरस कैसे होता है, जैसे जो आपका बैट होता है वो बैट किसी फ्रूट को कंज्यूम करता है, जैसे खजूर वगैरह होती हैं या फिर मैंगो वगैरह होते हैं, वो इनको कंज्यूम करता है। अब अगर वो बैट अगर वो इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली उससे नीपा वायरस वो फ्रूट्स में जा सकता है और फ्रूट से फिर आदमी के इंसान के अंदर आ सकता है। बैट से जो है वो पिग्स में भी ट्रांसफर हो सकता है, और जब हम लोग पिग्स कंज्यूम करते हैं, मटन वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो हमारी पोर्क वो हमारी बॉडी में भी एंट्री कर सकता है। हालांकि नीपा वायरस बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं होता है, बहुत फास्ट जैसे कोरोना वायरस का होता है, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 45% से लेकर 75% तक इसका मोर्टेलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था नीपा वायरस के बारे में भी। ठीक है, चलिए आज के एडिटोरियल सेक्शन में जो सबसे पहली बात की गई है वो कहा इन्होंने कि चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज कॉल फॉर फार्म रिसर्च टू टेक सेंटर स्टेज। देखिए इसमें पूरी बात इन्होंने क्या कही है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया में जो बीज यानी कि सीड्स यूज किए जाते थे वो पुराने समय के हुआ करते थे। उनको पकने में बहुत समय लगता था, है ना। खैर वो पानी का कम यूज करते थे और उनके ऊपर जो देखिए वो 1960s की हम लोग बात कर रहे हैं। 1960s में इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम था, हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन 1960 में क्या हुआ, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, ग्रीन रिवोल्यूशन वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। इन्होंने नए सीड्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अब नए सीड्स से क्या हुआ, नए सीड्स से ज़्यादा पानी लेते हैं, उनका टाइम पीरियड जो है कम होता है, लेकिन ओवरऑल जो हाई यील्ड वैरायटी हम लोगों ने यूज़ की थी उससे इंडिया का ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ग्रीन हाउस गैसेज भी हम लोग रिलीज करने लगे, वो सारी की सारी चीज़ें हुई। तो इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि अभी इंडिया को दोबारा से एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन करने की ज़रूरत है। हमें ऐसी नई वैरायटी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जो क्लाइमेट चेंज में कम कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो है 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दुनिया का 1/3 ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आने की जरूरत है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी अभी कौन लेके आया है, IARC मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने एक ऐसा नया बीज बनाया है, ऐसा सीड बनाया है जिसमें आप पैडी कल्टीवेशन मतलब जो आप धान की रोपाई करते हो वो आपको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसको सीधा ही खेत में ऐसे बो सकते हो और वहां से आपकी वो ग्रोथ हो सकती है। तो
उससे क्या होगा, उससे एक तो होगा बहुत ज़्यादा पानी की बचत होगी। जब आप पानी को खेत में भरते हैं उसको तैयार करने के लिए, वहाँ से बहुत सारा मीथेन रिलीज़ होता है, तो वो मीथेन भी रिलीज़ नहीं होगा। तो इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है सरकार को इसमें, और ताकि ऐसे जो नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ और फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ सकें। इस पूरे आर्टिकल में आपको यही बता रखा है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ एडिटोरियल में क्या कहता है वो द रूरल डेट ट्रैप। देखिए इस चीज़ों का हमें पहले से ही पता है। रूरल इंडिया में और अगर आप अर्बन इंडिया की बात करते हो तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जब वो बात करते हैं, हम लोग क्रेडिट की बात करते हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग बैंक्स के पास नहीं जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर लोग बैंक्स के पास जाते हैं। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट में सर्वे किया गया था थ्रू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने ये पाया कि अर्बन एरियाज़ के अंदर लोग इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल मतलब जैसे हमने किसी रिश्तेदार से ले लिया, किसी मनी लेंडर से ले लिया, उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल डेट सिस्टम कहा जाता है। रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, आप डेटा को भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? रीज़न इन्होंने ये बताया है कि रूरल एरिया में एक तो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पास अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बैंक को देने के पास कोलेट्रल नहीं है। देखिए बैंक आपको फ्री में तो क्रेडिट नहीं देगा, बैंक तो आपसे सिक्योरिटी के पेपर लेगा, कोई लैंड के पेपर वगैरह लेगा, तो गाँव में लोगों के पास वो नहीं होते हैं। ऊपर से बैंक जब आप जाते हो तो उसमें पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो सब नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप जब किसी मनी लेंडर के पास जाते हो तो आपको ईजिली वो क्रेडिट दे देता है, क्योंकि वो आपसे कोलेट्रल नहीं मांगता, आपकी उसके फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं। अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है। अर्ब देखिए एक चीज़ में यहाँ पे और फर्क है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में जो लोग क्रेडिट लेते हैं बैंक से वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं, लेकिन रूरल एरिया में जो लोग क्रेडिट लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं लेते हैं, बल्कि वो हाउस होल्ड कंजप्शन के लेते हैं। हाउस होल्ड कंजप्शन में किसी तरह की इनकम जनरेट नहीं होती है, लेकिन जो अर्बन एरिया में लोग क्रेडिट लेते हैं उससे फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उससे बेनिफिट कमाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देखी गई है कि जो रूरल एरिया में जो क्रेडिट लेते हैं बैंक वगैरह से वो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं, जबकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब मनी लेंडर हैं ऑल दैट। तो ये कास्ट वाला एंगल भी यहाँ पे देखा गया है। तो सरकार को यही चाहिए कि भैया ऐसा कुछ करिए कि जो ये लोग हैं जो गाँव में रहने वाले हैं, स्पेशली जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से क्रेडिट वगैरह ले सकें और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से उसको लीड कर सकें। ठीक है, तो यही पूरा इस आर्टिकल में बता रखा है। मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ मैनर में बताया है। थोड़ा डिटेलिंग में अगर आपको जाना है, फैक्ट्स के साथ अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कराई है इतना आपके मेंस के एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्कस द क्रेडिट लेंडिंग सिनेरियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है ये। फिर आपसे भी पूछ सकता है कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंपैरिजन टू रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सजेस्ट सम, देखिए पहले तो वो पूछेगा आपके डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ लैंडिंग सिनेरियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। फिर आपसे पूछेगा कि सजेस्ट सम मेजर्स टू इंप्रूव द सिचुएशन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए अगली जो न्यूज़ है वो कहता है कि डिसमेंटलिंग द OFB मतलब हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, जिसमें जो हमारी सेना होती है उनके जो हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, उसको सरकार ने अभी डिसमेंटल कर दिया है। उसको डिसमेंटल करने के बाद सरकार ने उसको कई सारे डिफरेंट PSUs में डेवलप कर दिया है। मतलब एक सेंट्रलाइज OFB हमारे पास नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज PSUs होंगे। लेकिन जो इसका लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि बाद में सरकार PSUs को जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच सकती है। तो यहाँ पे एक तो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। दूसरा सरकार जो है अगर हमारे डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को कम्प्लीटली दे देगी तो वो भी हमारे लिए नुकसान होने वाला है। तो ये पूरा आर्टिकल थोड़ा सा रिकमेंडेड है आपके लिए, अगर आपका मन है, अगर पास समय है तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये वाला भी रिकमेंडेड है। देखिए अभी एक नया स्टार खोजा गया है जिसका नाम है GWORI। ये एक स्टार है जो हमारे से 1300 लाइट ईयर दूर है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। क्यों यूनिक है? देखिए क्योंकि ये एक
ये एक स्टार नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 3 स्टार हैं और कुछ प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, खैर अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स हैं जो इन तीनों स्टार्स को के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए इसकी पिक्चर देखिए, बीच में एक स्टार है और ये जो रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे सन हुआ करता है ना, सन बीच में है तो साथ में जो रिंग होते हैं यहाँ पे अलग अलग हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो उसकी ऑर्बिट होता है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है ये एक सोलर एक तरह का ये स्टार बिल्डिंग और प्लेनेट बिल्डिंग प्रोसेस है। तो ये एक बड़ा ही यूनिक चीज़ है, इसके बारे में अभी क्लियरली हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शायद यहाँ पे 3 स्टार हैं और कुछ ना कुछ प्लेनेट इन तीनों स्टार को रिवॉल्व करें, जो अपने आप में बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। तो फ्यूचर में इसमें कुछ और क्लैरिटी होगी, हम उसको उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि हाउ बिजनेस कार्टल्स वर्क एंड हाउ रेगुलेटर सीक टू हेल्प देम। देखिए कार्टल का मतलब क्या होता है? कार्टल का मतलब होता है गैंग। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे अभी मार्केट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये 2 कंपनी हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी का काम करती हैं, राइट। लेकिन अब दोनों में अगर कंपटीशन होगा तो क्या होगा? ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्राइसेस को डाउन करेंगे, तो इससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। मार्केट में जितना कंपटीशन होता है उससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। लेकिन अब सपोज करो कि ये दोनों कंपनी ने आपस में साठगांठ कर लिया और ये दोनों कंपनी प्राइस को डिक्टेट करने लगती हैं, प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने लगती हैं, सप्लाई को भी कंट्रोल करने लगती हैं, प्राइस को भी कंट्रोल करने लगती हैं अपने बेनिफिट के लिए। देखिए दोनों अलग अलग आपस में लड़ने लगेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। इट्स बेटर कि दोनों आपस में हाथ मिला लें और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करें। इसे कहते हैं कार्टलाइजेशन। गैंग बना लिया इन्होंने। तो ऐसी ही गैंग हमारी कंट्री में कुछ वैसे तो ये कोई नया वो नहीं है, कुछ बियर कंपनी थी, 3 बियर कंपनी थी जिन्होंने आपस में गैंग बनाई थी, जो कई साल से इंडिया में कार्टेल बना के सप्लाई को, प्राइसेस वगैरह को कंट्रोल कर रहे थे। कार्टलाइजेशन इज इलीगल प्रैक्टिस होती है। तो सीसीआई जो है इंडिया का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और फाइनली उनके ऊपर 800-900 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है बिकॉज ऑफ द कार्टेल। देखिए कार्टेल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू इंडियाज कंपटीशन रेगुलेशन, वो कहता है कि association of producers, sellers, distributors, traders and all that by agreement among themselves limit control और attempt to control the production, distribution and all that। मतलब जब प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने लगते हो तो इसको कहते हैं कार्टलाइजेशन, जिसकी वजह से आप प्राइस को फिक्स कर सकते हो, आउटपुट को रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इससे कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता है, आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो क्योंकि कंज्यूमर के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये कहना है। अब एक चीज होती है हमारे पास मोनोपोली और एक होता है हमारे पास कार्टल। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि मार्केट में एक ही कंपनी है जो सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर दे। जैसे गूगल है, गूगल की मोनोपोली है इस समय। फेसबुक है, सोशल मीडिया पे फेसबुक की मोनोपोली है। मोनोपोली भी नुकसान होती है, मोनोपोली से भी वो कंपनी इस कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती हैं, लेकिन कार्टल मोनोपोली से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। क्यों? देखिए जब किसी की मोनोपोली होती है ना तो वो कंपनी नई नई चीजें इनोवेट करती है, क्योंकि कंपनी को डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई नया आदमी नई टेक्नोलॉजी खोज ले और वो उससे आगे निकल जाए। इसलिए जो इसकी मोनोपोल होती है ना कंपनी की, वो इनोवेट करते हैं। लेकिन कार्टेल में तो उनको इनोवेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका कंपटीशन है वो तो उनके साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है। इसीलिए कार्टेलाइजेशन इज वर्स देन द मोनोपोली। ठीक है, इसको आप चेक कैसे कर सकते हो, कैसे पता लगेगा कि कार्टेल बन गया? देखिए इतना इजी नहीं है, कार्टेल को ढूंढ पाना इतना इजी नहीं है, लेकिन इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? जब भी कोई कार्टेल पकड़ा जाता है, जैसे इंडिया में भी ये कार्टेल पकड़ा गया है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी फाइन लगाया जाता है। वो हैवी फाइन इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो और कार्टेल हैं मार्केट में वो भी सतर्क हो जाएं। ये डेटरेंट का काम करता है और इनके ऊपर इतना ज्यादा हैवी फाइन लगाया जाता है, जितना ये पैसा अर्न करते हैं ना कार्टेलाइजेशन की वजह से, उससे ज्यादा इनके ऊपर फाइन लगाया जाता है। तो कहने का मतलब यह कि जैसे दूसरे मार्केट में अगर कार्टेल होते हैं छोटे मोटे, तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इसको डील किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कार्टेलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी बैड थिंग, इलीगल भी है, इमोरल भी है और एथिकल भी है, और मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट में भी है, और कंज्यूमर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। कार्टेलाइजेशन इज वेरी वेरी बैड। देखिए अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्लान्स लूजिंग मोमेंटम एज डेट माउंट्स। ये एक स्टडी की गई है अमेरिका में, उसने कहा है कि जो चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें ये बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करता है,
ये काफ़ी घाटे में जा रहा है, क्योंकि एक तो बहुत सारी कंट्रीज़ में अपोजिशन पार्टीज़ आ गई हैं, तो वो इसको अपोज़ कर रही हैं। कुछ कंट्रीज़ में सिक्योरिटी वाला रीज़न भी है, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह। और चाइना का खुद जो है अपना डोमेस्टिकली डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो 35 टू 40% इन्होंने कहा है कि अराउंड 35% के लगभग जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट थे आज के समय में, वो या तो घाटे में है या बंद हो गए हैं, या उनकी जो डेवलपमेंट थी बहुत ज़्यादा स्लो होती जा रही है। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये गैम्बल था चाइना की तरफ से, जिसमें वो गरीब कंट्री को बहुत सारा लोन देता था फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाद में जब वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उनको कंट्रोल कर लेता था। तो इसे अमेरिका की चाइना की डेट पॉलिसी कहा जाता है, डेट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता है। और तो आज के समय में बहुत सारी कंट्रीज को पहचानने लगी हैं, तो इसलिए वो चाइना को सपोर्ट नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ दिस डेट ट्रैप एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि वीमेन मैनेजर्स मेघालय टॉप्स लिस्ट, आसाम हरियाणा लास्ट। देखिए अभी एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने एक सर्वे किया है, और इस सर्वे ने ये पाया है कि जो मैनेजर लेवल पे है, मैनेजर लेवल पे यानी कि जो डिसीजन मेकिंग लेवल होता है जो कंपनीज वगैरह में, प्राइवेट कंपनीज में, वहाँ पे इन्होंने ये देखा है कि कौन से स्टेट में महिलाएं फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पे मणिपुर, मेघालय और सिक्किम में सबसे ज़्यादा वीमेन सीनियर ऑफिशियल लेवल में है, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों, चाहे वो सीनियर ऑफिशियल्स हों, चाहे वो मैनेजर्स हों। आसाम, हरियाणा और दिल्ली सबसे बैकवर्ड इसमें माने गए हैं। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, रीज़न के बारे में यहाँ पे कुछ भी बात नहीं कही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ रीज़न बता सकते हो, ऐसा क्या रीज़न है कि हरियाणा, दिल्ली और आसाम में इतना ज़्यादा कम वीमेन पार्टिसिपेशन देखा जाता है, स्पेशली सीनियर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे और एंड ऑल दैट। ठीक है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी तो कुछ और खास यहाँ पे नहीं, जितना आज का था हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ मैनर में उसको कर लिया है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए रोज़ हम लोग एनालिसिस लेके आते हैं। अगर आप पुराने हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, तब तो आप करते ही हो। इसको वीडियो को पूरा देखा करो, छोटी वीडियो बनता है तो थोड़े समय में आपका एनालिसिस अच्छे से हो जाता है। आजकल हम बहुत कम समय में कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल ऐसे आ रहे हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, और अभी आपको भी ना चीज़ें अंडरस्टैंड होने लगी हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।